गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एसिड एंड बेस का डिस्कशन कंप्लीट किया था। हमने ये देखा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है, और हमने कंपैरेटिव स्टडी की थी। आज हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम लोग लास्ट लेक्चर की तरह आज भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि एसिड के जो रिएक्शंस है और बेस के जो रिएक्शंस हैं हम उसको कंपैरेटिव फॉर्म में ही पढ़ेंगे। इसके वजह से क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। आपके एसिड एंड बेस की बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत लिमिटेड दी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। अभी सबसे पहली जो है एसिड रहे या बेस रहे, जो आपको याद रखना है उसका टेस्ट क्या है। एसिड का टेस्ट होता है सॉर, बेस का टेस्ट होता है बिटर। मैंने शॉर्टकट याद रखने के लिए भी कहा था कि बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट है लिटमस पेपर। इंडिकेटर वाले जो लेक्चर था मेरा पहला लेक्चर इस चैप्टर का, उसमें मैंने लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस किया था कि एसिड में लिटमस रेड रहेगा। इट मीन्स अगर आप ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, रेड तो रेड ही रहेगा। फिर इसके बाद में बेस में लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप ब्लू लिटमस लेते हो वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर आप रेड लिटमस अगर बेस में डालते हो तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ये भी याद करने का शॉर्टकट बताता है कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। इसके बाद में एक ईजीएस्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज कोरोसिव नेचर, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी सबसे पहले देख लेते हैं क्योंकि ये सब थ्योरी पार्ट है, बाकी सब रिएक्शन वाला पार्ट है। तो कोरोसिव मतलब क्या होता है, देखो एसिड जब कहीं गिरता है, जैसे हाथ हमारे स्किन पे या कहीं फ्लोर पे या पेपर पे या क्लॉथ पे, कहीं पे भी गिरता है तो वो उसे जला देता है। मीन्स क्या करता है, उसे कोरोड कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कोरोसिव नेचर ऑफ द एसिड। ये प्रॉपर्टी हमें बेस में नहीं मिलती है। बेस लगाने से कभी हमारा जो हाथ वगैरह स्किन वगैरह है वो जलता नहीं है। नो डाउट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको इचिंग होगी क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो, लेकिन नॉर्मल बेसिस जो हम लोग सोप में हमारे होता है, डिटर्जेंट में होता है, उसकी वजह से कभी हमें ऐसे हमारी स्किन जल नहीं जाती है, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। इसीलिए हम लोग बेसिक चीज़ों को सोप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग एसिड से कभी सोप नहीं बनाते। क्यों? ऐसा रीज़न है, यही रीज़न है कि वो कोरोड कर देता है। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आपके मम्मी वगैरह लेमन का पिकल अगर घर पे बनाती है तो जब वो उसके जूस जो है जब फ्लोर पे गिर जाता है तो वो वाइट स्पॉट आ जाता है जहाँ जहाँ लेमन का जूस फ्लोर पे गिरा होगा, ठीक है। तो ये क्यों आया? ओनली बिकॉज ऑफ द कोरोसिव नेचर ऑफ द साइट्रिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द लेमन। लेमन के जूस क्या करता है कि वो जिस फ्लोर पे वो गिरा है या जिस जहाँ पे भी वो गिरा है वो उस उतने पार्ट को कोरोड कर देता है, मतलब ये कोरोसिव नेचर अपना शो करता है, ठीक है। सो आई होप सो कि कोरोसिव नेचर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज़ याद रखना, थर्ड प्रॉपर्टी हमने टेस्ट वाला डिस्कस कर लिया, लिटमस पेपर डिस्कस कर लिया, कोरोसिव नेचर। बेस का कोरोसिव नेचर नहीं होता है, एसिड का ही होता है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी एसिड भी शो करता है, बेस भी शो करता है। वो कैसे? देखो, जब आप एसिड या बेस दोनों में से कुछ भी आप लो, जब आप उसको पानी में डालते हो तो उनके आयन्स फॉर्म होते हैं। एक चीज़ याद रखना, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयंस का प्रेजेंट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी पानी में आयंस नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में कुछ भी आयंस मौजूद नहीं होते क्योंकि हम उसे डिस्टिल कर रहे, मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली 100% H2O ओनली। वहाँ पे कोई भी दूसरा सॉल्ट या कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए आयन फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे। सपोज कोई एसिड है HCl, उसको जब मैं पानी में डाल दूँगी, ठीक है, इसका मैंने एक्वियस सॉल्यूशन लिया। एक्वियस मतलब पानी का सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl- आयन। नाउ दिस इज कटायन एंड दिस इज अनायन, ठीक है। जब मैं एक बीकर में HCl लेती हूँ तो वो एक्वियस सॉल्यूशन लेती हूँ। यहाँ मैंने
इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और इसे मैंने बैटरी और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस जब यहाँ पे कंडक्ट होते हैं तो ये H+ आयन नेगेटिव के पास जाएगा और ये Cl- आयन पॉजिटिव के पास जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये जो आयंस दूसरे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के पास में जा रहे हैं, मीन्स H+ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड या एनोड, जिसके पास में कटायंस जाते हैं उसे हम कहते हैं एनोड, ठीक है। और जिसके Cl- ये किसके पास में जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज के पास में जाएगा, इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये किसके पास में जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास में जाएगा। अभी जिसके पास में कटायन जाते हैं उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, और जिस इलेक्ट्रोड के पास में अनायन जाता है उसे हम कहते हैं एनोड, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव चीज़ किसके पास जाएगी, नेगेटिव के पास, इसलिए कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव। नेगेटिव चीज़ किसके पास जाएगी, पॉजिटिव के पास, इसलिए ये इलेक्ट्रोड कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो Cl- आयन है ये जाएगा एनोड के पास में, और ये जो H+ आयन है ये जाएगा कैथोड के पास में। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉल्यूशन देयर इज अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो कैसे जनरेट हो रही है, क्यों जनरेट हो रही है, ये सारा टॉपिक जो है ये हमें मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में डिस्कस करना ही है, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि presence of iron is the most important thing for the conduction of electricity in any solution, ठीक है। इसका डिस्कशन हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में अच्छे से करने ही वाले हैं। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, बिकॉज when they are poured in the water, they dissociate to form cation and anion, and due to the presence of cation and anion in the solution, which is formed due to the dissociation of acid, there is a movement of ions, and due to this movement electricity is formed. सेम कंडीशन होगी बेस के साथ में। अगर मैं यहाँ पे HCl ना लेते हुए NaOH लिया मैंने, तो ये डिसोसिएट होगा Na+ एंड OH- में। सो बेसिकली सिर्फ यहाँ पे आयंस चेंज हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो है ही ना। सॉल्यूशन में यहाँ पे बस क्या हुआ है, NaOH लिया हमने। सो बेसिकली यहाँ पे H के जगह पे Na आ गया है और OH के और Cl के जगह पे OH- आ गया है, लेकिन स्टोरी वही है, सिर्फ कैरेक्टर चेंज हुए हैं। Na जाएगा, Na पॉजिटिव जो है, सोडियम आयन जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, वो जाएगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास में, विच इज़ कॉल्ड एज कैथोड। OH- जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसलिए वो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास में, जिसे हम कहते हैं एनोड, ठीक है ना। स्टोरी वही है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो हमारा कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहा है और कटायन एंड अनायन बना रहा है, एंड सॉल्यूशन में बैटरी इलेक्ट्रोड्स इन सब की वजह से देयर इज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ions, that is positively charged ions and negatively charged ion, and due to this movement electricity is formed. याद रखो जो हमारा कंपाउंड है वो होगा डिसोसिएट। वो क्या होने वाला है, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने की वजह से आयन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हमारा जो भी कंपाउंड रहे, एसिड रहे या बेस रहे, वो मैटर नहीं करता। इट कैन बी एसिड और इट कैन बी अ बेस। हमारा जो कंपाउंड है एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, उसके वजह से आयन फॉर्मेशन होता है। कौन से आयन फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। ये जो आयन्स है इनके मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन नहीं, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन मतलब ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। आई होप सो कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो हमारा एसिड है या बेस है वो एक्वियस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है और आयंस बनाता है, रिस्पेक्टिव आयंस, कि वो एसिड है या बेस, ठीक है। अब सॉल्यूशन में फिर वो रिस्पेक्टिव मूवमेंट कहाँ होगी, इलेक्ट्रोड के तरफ मूवमेंट होगी।
जो भी उनका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड होगा जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है वो उसके तरफ उनकी मूवमेंट होगी और इस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. सो देयरफॉर वी से दैट एसिड एंड बेस, the aqueous solution of acid and base help in formation of electricity, that is called as they conduct electricity. और एक चीज़ याद रखना, the compounds which help in conduction of electricity, compounds which helps in what? Conduction of electricity. They are called as electrolyte. ठीक है, इसीलिए हम एसिड हो या बेस हो उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. सो अगर ऐसा कभी ट्रू और फॉल्स से कुछ आया कि आर एसिड इलेक्ट्रोलाइट, यस. आर बेस इलेक्ट्रोलाइट, यस. वाई? बिकॉज दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एनी कंपाउंड विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. Acid and base help in the conduction of electricity, therefore we call them as electrolytes. Is it clear? ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग प्लीज पॉज करके लिखते जाना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉपर्टी का, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल. ठीक है, अभी हम लोग रिएक्शन विथ मेटल देख लेते हैं. एक चीज याद रखो आप लोग कि जितने भी एसिड है, सॉरी जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, लेकिन सारे के सारे मेटल्स जो है ना वो एसिड के साथ में वो मेटल के साथ में अपना बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. सिर्फ कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है. स्टार क्यों दिया है? क्योंकि ये रिएक्शन सभी मेटल शो करेंगे क्या? नहीं, ओनली सम मेटल्स आर देयर जो ये रिएक्शन शो करेंगे. और आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वरी करने जैसी कोई बात ही नहीं है. ठीक है, एसिड की बात, फेनोमेना दोनों का सेम ही होने वाला है. देखो अभी एसिड हो या बेस, ठीक है, जब आप इसको किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करते हो, फाइन, ये क्या होता है यहाँ पे एसिड हो या बेस, ये एक तो सॉल्ट बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है. ये एक कॉमन रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है कि क्या होने वाला है. एसिड हो, मुक्ता प्लीज यहाँ पे फोकस करना है, या फोकस नहीं है ना. एसिड हो या बेस हो, दोनों में से कोई भी हो, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा. बस हमें याद क्या रखना है, एसिड के साथ सभी मेटल रिएक्ट करते हैं टू गिव दिस रिएक्शन, लेकिन बेस के केस में देयर आर ओनली सम मेटल्स. यही चीज हमको याद रखनी है कि देयर आर ओनली सम मेटल विच गिव दिस रिएक्शन. सारे मेटल बेस के साथ में रिएक्ट करके रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ कुछ ही मेटल्स होते हैं जो हमें ये रिएक्शन देते हैं. अभी हम इसको समझते हैं. जैसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपके सिलेबस का एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो ठीक है, सपोज मैं एक एसिड ले लेती हूँ, HCl ले लेते हैं. ठीक है, पहला देखते हैं. HCl मेटल ले लेते हैं जिंक, या मैं ले लेती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड और सेम मेटल जिंक. ठीक है, नाउ क्या बोला मैंने, इट विल फॉर्म मेटल एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलीज. ये पक्की रिएक्शन है कि ये एसिड है और ये क्या है, मेटल है. तो बिना डरे बिल्कुल यहाँ पे H2 गैस तो लिख ही देना. ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग. अब इसके बाद में हमको बनाना है सॉल्ट. तो अब सॉल्ट कैसे बनेगा देख लो. H2 गैस रिलीज होने के लिए हमें वहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 हो गए, है ना. बैलेंस अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मतलब HCl के 2 मॉलिक्यूल हो गए, ये दोनों निकल गए, H2 बन गया. अब बचा क्या, Zn बचा है और Cl बचा है. H तो निकल गया, अब बचेगा क्या, Zn और Cl कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है, Zn की वैलेंसी कितनी है, 2 है, Cl की वैलेंसी 1 है, इंटरचेंज करो ZnCl2. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, HCl react with zinc
टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा है, सिंपल चीज़ याद रखने के लिए है कि ये जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जिंक के साथ में, जो भी मेटल होगा उसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम फंडा, ये वाला पार्ट होता है नेगेटिव, ये तो होता है पॉजिटिव। तो ये मेटल जो है इस पार्ट के साथ में कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन हमने पहले लिख दिया, अब क्या बचेगा, जिंक सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन जिंक की वैलेंसी 2, तो हम लोग ट्वाइस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली क्या होने वाला है, एसिड जो है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सेम चीज़ अगर मैं बेस के साथ लूँ, बेस के साथ मैंने पहले ही बता दिया कि सारे के सारे मेटल्स बेस के साथ में ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ कुछ ही मेटल्स होते हैं जो ये रिएक्शन देते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, जो अभी हमने जिंक का एग्जाम्पल लिया था ना, वही एग्जाम्पल लेते हैं और बेस सबसे कॉमन वाला लेते हैं NaOH। ठीक है, और अभी उसको जिंक के साथ में रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है तो H2 लगेगा ना। ठीक है, तो ये तो निकल गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास में, जिंक बचा है, NaO नाव बची है दो हमारे पास में। अब ये जो सॉल्ट बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 2, इसलिए यहाँ पे आया 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये सॉल्ट आपके अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन देखी है उसमें ऐसा सॉल्ट फॉर्म नहीं हुआ है, तो इट इज़ न्यू फॉर यू। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम जिंकेट, व्हाट इज द नेम, सोडियम जिंकेट, ये आपको नाम बस याद रखना है, Na2ZNO। ठीक है, यही एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको स्टार भी किया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ये Na और Z यहाँ लगा देते हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी O2 बैलेंस नहीं हो रही ना, ZNO ये हो गया, हाँ O2 यहाँ आएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको। तो फोर्थ रिएक्शन समझ गए, रिएक्शन विथ मेटल। एसिड, जितने भी मेटल्स हैं एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज। सबसे इजी पार्ट है, जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा उसको निकाल देना, हाइड्रोजन गैस रिलीज। बेस के केस में कुछ ही मेटल्स है जो रिएक्ट करेंगे, आपके सिलेबस में एक ही रिएक्शन दी गई है, NaOH रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म जिंकेट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। सबसे सिंपल रिएक्शन। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा पॉज करना, सोचना मेरे आंसर देने से पहले। ये जो रिएक्शन है ना सिर्फ एसिड शो करता है, बेस शो नहीं करता है। क्यों? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स कहूं मैं, या फिर बाय मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप उसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो या इसके जगह पे बाय कार्बोनेट बोलो, बात एक ही है। ये रिएक्शन एसिड शो करता है, बेस शो नहीं करता। क्यों? वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो, नहीं आ रहा है तो फिर बताओ मुझे, और जेन्युइनली मुझे व्हाट्सएप पे बताना या डिफ़िकल्टी सेक्शन में बताना कि आपको आंसर आया था या नहीं आया था। मैंने लास्ट टाइम ही एसिड बेस बताते वक्त आपको बताया था कि कुछ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी बेस होते हैं, तो बेस खुद के ही साथ कैसे रिएक्ट करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ एसिड की है, दे आर बेस एक्चुअली। ठीक है, तो वो खुद के ही साथ रिएक्ट कैसे करेगा? तो देयरफॉर यहाँ ये रिएक्शन बेस शो नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही बेस है ना। ये जो पार्ट है ये खुद ही बेस है, तो वो क्या किसी खुद के ही साथ में थोड़ी ना रिएक्शन दिखाएंगे, इसलिए ये रिएक्शन हमें उसमें नहीं है। हाँ, अब याद क्या रखना है, बनेगा सिर्फ सॉल्ट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट है तो ये याद रखने के लिए बहुत आसान है कि CO2 तो निकलने ही वाला है। ठीक है, कार्बोनेट है और एसिड में H होता है, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। ये सिंपल सा अगर आप याद रखो ना तो आपके रिएक्शंस याद रहेंगे।
कि एसिड को जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप जब रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होना ही है। ये कार्बोनेट वर्ड से याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें याद रखी जा सकती है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, अल्टीमेटली बेस ही होते हैं, है ना। तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन ही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये बेसिक रिएक्शन है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो अभी हमको बस यहाँ पे याद क्या रखना था कि ये जो हमारा बेस था ये नॉर्मल वाला बेस था क्या, नहीं, ये कौन सा वाला बेस था, CO3 या फिर HCO3, मतलब कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट वाला बेस था। तो भैया कार्बन वाला है ना, इसलिए इसी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, CO2 भी ऐड कर देंगे। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमको ये रिएक्शन के लिए क्या याद रखना है कि जो हमारा बेस था वो कौन सा था, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला। इसका मतलब कार्बन कार्बन वर्ड आ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में CO2 भी जोड़ दो आप लोग। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो इफ़ यू वांट, नहीं तो फिर वही आपका जो रट्टाफिकेशन वाला फंडा है वो आप लोग यूज़ करो, ठीक है। दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर एवरीथिंग। नाउ हाँ चलो इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। एक काम करते हैं, आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है ना वही लेते हैं, वरना आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। HCl लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम है कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 है इसलिए यहाँ पे आएगा 2। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करते हैं, सोडियम ये कार्बोनेट, H आ गया तो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्या बताया है मैंने कि CO2 ये एसिड हो गया एंड इट इज इनडायरेक्टली व्हाट, बेस, बनने क्या वाला है, सॉल्ट एंड वाटर, ये तो पक्का है हमारा, ठीक है। तो अभी सॉल्ट कौन सा है वो भी जाने दो, बनने क्या वाला है, वाटर तो निकलेगा ही, चलो ठीक है, वाटर तो निकलने ही वाला है, ठीक है। अभी हमारा बेस कौन सा है, कार्बन वाला बेस है, इस तरह से याद रखना, कौन सा वाला बेस है, कार्बोनेट वाला बेस है, तो CO2 भी पक्के में निकलेगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब सीन आता है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो इट्स वेरी इजी, Na है, Cl है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बनाएंगे NaCl, Na है Cl है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, बनाएंगे NaCl, फिर आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये रटने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन हमारा बेस कौन सा वाला था, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाला, इसलिए CO2 भी लिख देना। इज इट क्लियर, यही हमारी रिएक्शन है कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इज इट क्लियर, ठीक है, आई होप सो। ये रिएक्शन बेस क्यों शो नहीं करेंगे, अरे ये खुद ही बेस है ना, बेस खुद के साथ में रिएक्ट करेगा क्या, ठीक है। आप खुद को ही थप्पड़ मारते हो कि कभी कभार मारते हो, हरकत जैसी है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन, एंड आई थिंक सो इसका प्रैक्टिकल भी 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारा है, अब आप लोग को सिखाते हैं या नहीं पता नहीं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये शॉर्ट नोट के लिए भी आती है, सो लेट्स सी। ये एसिड बेस दोनों के लिए कॉमन है, एसिड रिएक्ट विद बेस बोलो या बेस रिएक्ट विद एसिड बोलो, बात तो सेम है ना, 2 × 3 बोलो या 3 × 2 बोलो, बात तो सेम है। तो ये दोनों के लिए रिएक्शन है। एसिड, अभी जो मैंने बताया था, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बस दिस इज नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन आप लोगों को शायद मेटल एंड नॉन मेटल में है या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, है क्या, नहीं है, जाने दो, ठीक है। कोई भी एसिड लो आप, HCl, बेस ले लो NaOH, कुछ नहीं होगा, यहाँ का ये पॉजिटिव, यहाँ का ये नेगेटिव, हर एसिड में सेम चीज़ होने वाला है। H2SO4 ले लेती हूँ मैं,
बेस लेते हैं, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्यों आया, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, तो कोई नहीं, यही चीज़ होगी, यहाँ का पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये दोनों कंबाइन हो गए, दैट्स इट। यही हमको याद रखना है कि ये जो पार्ट है ये कंबाइन होने वाला है, टेलीफोन नहीं है वो, और बनाएगा वाटर। अब बचा क्या है, ये बचा है और ये बचा है, ठीक है, ये बचा है और ये बचा है। आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट याद नहीं आ रहा, एक कंबाइन हो गया दूसरा कंबाइन हो रहा है ना, बस वही हो रहा है यहाँ पे। इट इज़ नथिंग बट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। NaCl और यहाँ पे क्या बनेगा, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। मैम यहाँ पे क्यों ऐसा लिखे, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखे, कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, ठीक है। सो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। अभी इसके बाद में लास्ट रिएक्शन जो है एसिड और बेस की, जो आपके सिलेबस में दी गई है, दैट इज मेटल ऑक्साइड, ठीक है, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड बोलो, जो आपको बोलना है। ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन, ऐसा याद रखते हैं। मुक्ता मिटता क्यों नहीं है यार, बहुत डस्टर ला के रखना, बहुत मेहनत लगती है। चलो ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। एसिड और बेस, बस याद रखना है हमको कि यहाँ पे मेटल ऑक्साइड रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वही सॉल्ट एंड वाटर, दोनों रिएक्शन सेम है। बस याद क्या रखना है, यहाँ पे नॉन मेटल यूज़ होने वाला है, यहाँ पे मेटल। अब आपको अगर नॉन मेटल और मेटल नहीं समझ में आ रहा है कि मैम ये क्या चीज़ होती है, तो ये रिएक्शन को होल्ड करो, क्योंकि हमारा बाद का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पूरा आपको एक चैप्टर है, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और ये है सॉल्ट एंड वाटर, रिएक्शन यही होने वाली है। अब एक एग्जाम्पल जो आपके ही सिलेबस में दिया गया है वही लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे मेटल, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको अगर मैं HCl के साथ में ट्रीट करूँ, याद ये रखो, H है, ये है, वाटर बनने वाला है, H2O तो पहले ही लिख दो। अब बचा सॉल्ट, सॉल्ट किसका बनेगा, हमेशा याद रखना, पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट कंबाइन होगा और बनाएगा सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CuCl, लेकिन कॉपर की वैलेंसी है 2, इसकी है 1, इंटरचेंज करो CuCl2, दिस इज योर सॉल्ट एंड वाटर, हो गई रिएक्शन खत्म, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ एक चीज़ ये रिएक्शन में याद रखना है कि आपको कलर याद रखना है कि कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर एंड कॉपर क्लोराइड इज ग्रीन इन कलर। ये एग्जाम में पूछते हैं MCQs में, या फिर आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है एग्जाम में, आपको या तो MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकते हैं। द कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड इज ब्लैक इन कलर, या कुछ भी, व्हेन कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एसिड इट फॉर्म्स येलो कलर कंपाउंड। तो आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, क्योंकि नहीं, कॉपर ऑक्साइड अगर एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो वो ब्लूइश ग्रीन कलर। जैसे अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन कर लिया आप लोगों को कि कॉपर ऑक्साइड रिएक्टेड विथ एसिड एंड फॉर्म अ ब्लूइश ग्रीन कलर सॉल्ट। अब आपको याद रखना है कि ब्लूइश ग्रीन तो कॉपर क्लोराइड था, अब अगर कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बना है तो एसिड कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे वाटर तो रिलीज हुआ ही होगा। तो आपको वो नेगेटिव वाला पार्ट दैट इज Cl, उससे आपको पहचानना है कि एसिड कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि H+ तो होगा ही, एसिड है वो, ठीक है। अभी इसके बाद में आपका जो है बेस वाला, बेस के साथ में आई थिंक सो एक ही है रिएक्शन, चलो बेस वाला लेते हैं। ये रिएक्शन इसके पहले भी ली है हमने, बट ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मतलब इसके बाद हम लोग एक और इसका ही रिएक्शन देखने वाले हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट मे कम फॉर 2 मार्क्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड
क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है, इट इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट बना, एक चीज़ याद रखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लोगे ना तो इट इज़ कलरलेस, लेकिन जब आप उसमें CO2 पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है विच इज़ मिल्की, मतलब वाइट इन कलर, तो वो जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ गिवन इन योर सिलेबस कि जब आप ऑक्साइड की बात करते हो, एसिड के केस में आपको मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन लेनी है, बेस के केस में आपको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन लेनी है। अभी जब आप मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ में ट्रीट करते हो तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होने वाली है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल है कॉपर और ये उसका ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मतलब उसका ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl उसने बनाया, ये H और ये O ये कंबाइन होके वाटर बन जाएंगे, कॉपर का पॉजिटिव एसिड का नेगेटिव कंबाइन होके बन जाएंगे सॉल्ट, ठीक है। सेम फंडा कहाँ पे होगा? बेस में। ये जो बेस का जो पॉजिटिव पार्ट है ये, और यहाँ पे जो है ये कंबाइन होके बन जाएगा कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आई होप सो कि सारी रिएक्शन समझ में आई होगी, लेकिन एक रिएक्शन मैंने आपको कहा कि एक रिएक्शन ऐसी है जो हमको थोड़ी इलाबरेट करके पढ़नी है, वो ये वाली रिएक्शन है, ये मे भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। देखो क्या होता है ना कि सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने क्या किया, अरे यार बड़ी अच्छी ड्राइंग है मेरी, इट इज कलरलेस, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ब्लो किया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मैंने ब्लो किया, तो बेसिकली यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, अब मैं एक्सटर्नली इसमें क्या दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। सेम अभी वाली रिएक्शन है, इट इज व्हाट, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, अभी वाली रिएक्शन है जस्ट ये, ठीक है। अभी ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये जैसे इसमें जाता है ना रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और ये कलरलेस सॉल्यूशन जो है ये थोड़ी देर बाद आपको वाइट दिखने लग जाता है, ठीक है। एंड दिस वाइट सॉल्यूशन, वाइट बोलो या बोलो मिल्की, दिस मिल्की सॉल्यूशन इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हमने देखा, मतलब उसमें पानी रहेगा और वो पूरा मतलब कलरलेस सॉल्यूशन आपका मिल्की कन्वर्ट हो गया, तो वो जो मिल्की प्रोडक्ट बना है, वो जो वाइट वाइट आपको दिखेगा, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वही है, ठीक है, दिस इज मिल्की, फाइन। अब सपोज मैंने क्या किया, ये तो हो गया कि ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब भी मैंने क्या किया, मिल्की तो कन्वर्ट हो गया, अब मैंने क्या किया और उसमें CO2 ब्लो किया, मैं और उसमें CO2 दिए जा रही हूँ। अभी इसी रिएक्शन में ये रहा मेरा टेस्ट ट्यूब, ये इसमें अब पहले क्या था, पहले बेचारा बस ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, मैंने एक्सटर्नली वहाँ पे CO2 इंसर्ट किया तो मेरे टेस्ट ट्यूब में ये आ गया, रिएक्शन होने की वजह से ये बन गया, ठीक है। अब इसी टेस्ट ट्यूब में मैं क्या करूँगी और CO2 ऐड करूँगी, मतलब इसी चीज़ में अभी CO2 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें अब क्या हो रहा है, CO2 में इसी टेस्ट ट्यूब में, यही टेस्ट ट्यूब है मिल्की वाला, उसमें और CO2 ऐड कर रही हूँ। जैसे आपने सपोज अगर नींबू का शरबत बनाया है, उसी में आप और शक्कर ऐड कर रहे हो, सिमिलरली आप क्या टेस्ट ट्यूब चेंज कर रहे हो, नहीं, आप उसमें का शरबत फेंक रहे हो, नहीं, वही टेस्ट ट्यूब है, ये वाली जो CO2 में रिएक्शन करने के बाद जो बनी थी वही टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं और CO2 ऐड करते जा रही हूँ। मतलब ये टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर था, इसमें अब मैं क्या कर रही हूँ, CO2 और ऐड कर रही हूँ, मतलब CO2 और ऐड करूँगी। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं और CO2 ऐड करने लग जाऊंगी ना, ये जो मिल्की कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा और फिर से वो सॉल्यूशन कलरलेस बन जाएगा। अरे मैम क्या बता रही हो यार, देखो
जब वो टेस्ट ट्यूब थी, कलरलेस सॉल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब मैंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो किया, रिएक्शन की वजह से वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ विच वॉज मिल्की वाइट इन कलर। पर मैंने क्या किया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया तो वो रिएक्शन और चलते गई, और उसकी वजह से जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये जितना कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये और CO2 ऐड होने की वजह से, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो एक मिनट मैं मिटा देती हूँ ये सब, जस्ट अ सेकेंड। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ये हमारा जो रिएक्शन के बाद का है, ठीक है। अभी इसमें मैंने और CO2 ऐड किया तो ये जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट बना था ये एडिशनल CO2 के वजह से पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। इज इट क्लियर? बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है और इसकी ये है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है, आप लोगों को ये रिएक्शन पेज नंबर, चलो ठीक है कोई नहीं, हाँ कहाँ थे अपन, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, बाइकार्बोनेट की 1 है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये पूरा का पूरा एक हो जाता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इट इज कलरलेस, ठीक है। सो देयरफॉर वो जो सॉल्यूशन था जो मिल्की बन गया था वो वापस कैसा बन गया? कलरलेस बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं रिएक्शन को एक ग्लांस में अगर बात करूं तो ये रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए आती है। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन में लिया था, उसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो किया। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो करने की वजह से उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ गए। अभी इसी में मैंने क्या किया और CO2 ऐड किया, ऐड करते जा रही मैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये काय में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? एंड दिस इज कलरलेस, मतलब ये कलरलेस सॉल्यूशन था, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की था, मतलब वाइट कलर का था, इसलिए आपका सॉल्यूशन कैसा बन गया, टेस्ट ट्यूब कैसे दिखेंगी, मिल्की। और फिर क्या होता है, आप उसमें और CO2 ऐड करते जाते हो, इसलिए वो बन जाता है फिर से कलरलेस, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन। आई होप सो कि ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी, ठीक है। So this is all about the reactions of acid and base given in your syllabus of this chapter। और इसके अलावा और कोई रिएक्शन आपके सिलेबस में एसिड बेस के लिए नहीं दी गई है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है pH, जो हमें लेना है pH यूनिवर्सल इंडिकेटर। फिर इसके बाद में छोटे छोटे 1-2 टॉपिक है। ये सारे जो टॉपिक है हम लोग डिफ़िकल्टी सेशन में लेने वाले हैं, क्योंकि आप लोग डिफ़िकल्टी सेशन में ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो, बस नहीं बोलते रहते हो। सो आई होप सो कि टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग ये सारे टॉपिक उसमें डिस्कस करेंगे। 5-5 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद से जो हमको करना है वो है सॉल्ट का टॉपिक, ठीक है। अभी सॉल्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोगों के सिलेबस में जितने भी सॉल्ट है, अब वो सॉल्ट क्या है क्या नहीं है ये सब हम लोग लेक्चर में ही देखेंगे। बस एक सिनेरियो समझ लो, जितने भी सॉल्ट है ना, जितने भी सॉल्ट रहेंगे ना, इन सब का आपको प्रिपरेशन याद रखना है, मेथड दी गई होगी। इसके बाद में इनका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, व्हाटएवर, ये तो आपको याद रखना ही है। कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम, देन साइंटिफिक नेम, इसमें क्या फ़र्क होता है ये हम लोग देख लेंगे। इसके बाद में इसके यूजेस, ठीक है। ये चीज़ें आपको हर सॉल्ट के लिए यूज़ करनी है। अगर आप बोलोगे सॉल्ट क्या है, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट मतलब क्या, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसमें ना एसिडिक कैरेक्टर होता है ना बेसिक कैरेक्टर, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल लगे। जैसे हम बोलते हैं ना एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दो इट कंटेन दी चार्ज पार्टिकल, उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन वो क्या है, न्यूट्रल है।
उसी तरह से सॉल्ट इज लाइक इट इज़ नाइदर अ एसिड नॉर अ बेस, इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। नाउ इसमें हर सॉल्ट में हमको देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन की वजह से सॉल्ट बनता है, और उन्हीं अलग अलग सॉल्ट की प्रिपरेशन हमें देखने की है। जो भी सॉल्ट होगा रिस्पेक्टिव वो कौन से एसिड और बेस से बना हुआ है, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, यूजेस आप लोग रीड करोगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करोगे या फिर डिफिकल्टी सेशन के दिन मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी थियोरेटिकल टॉपिक की यूज़ क्या है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोलो, इसमें यूज़ होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के बस 5-5-6 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसका यूज़ पढ़ना है। कोई नहीं समझ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मैम ये वाला यूज़ मुझे नहीं समझा है, ठीक है। तो बस यही कॉमन नेम और निक, ये तो 1 मिनट का काम है, प्रिपरेशन ही देखनी है, इसके अलावा और इस सॉल्ट वाले टॉपिक में कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में आपके जो सिलेबस में बचता है दैट इज़, आप लोग प्लीज़ नोट कर लो, अगर डिफ़िकल्टी सेशन में अगर मैं बाई चांस मिस हो गया तो आप लोग प्लीज़ याद दिला देना। पहला हमें पढ़ना है पीएच स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये चीज़ हमें देखनी है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये जो टॉपिक है ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको डिफ़िकल्टी सेशन में लेंगे। आप लोगों को काम क्या है बस कि जितने भी सॉल्ट आप लोगों को दिए गए हैं उसका ये रीड करने हैं यूजेस। हाँ, एक टॉपिक और, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये टॉपिक भी हम लोग डिफ़िकल्टी सेशन में ले लेंगे। इफ़ यू वांट कि नहीं मैम डिफ़िकल्टी सेशन में मत लो, हमें सेपरेटली एक वीडियो बना के दो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे वैसा बता देना, ठीक है। पर ये दो बहुत चिल्लर से टॉपिक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच स्केल एंड दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देयर इज़ नथिंग टू मच अबाउट इट, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच, बहुत थ्योरी टॉपिक है वो। ये से रिकॉर्ड करने में थ्योरी आप लोगों को बोर होती है देखने में, इसलिए, ठीक है। सो आई होप सो कि पूरा समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, बाय।